हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे 29 जुलाई के फर्स्ट एडिटोरियल की। और उससे पहले बता दूं आपको कि पेड कोर्सेज अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है आशीष क्लासेस। और डिजिटल बोर्ड पर अगर कोर्सेज की बात करें तो दो प्रकार के कोर्सेज चल रहे हैं। एक ग्रामर का कोर्स 0 to एडवांस लेवल का, और एक ट्रांसलेशन का बैच हिंदी टू इंग्लिश का, ये चल रहा है। बाकी एक एप्लीकेशन और है आशीष क्लासेस इंग्लिश, इसे आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आपको एडिटोरियल के बैचेस मिलेंगे, यहाँ पे कुछ ई बुक्स मिलेंगी, एसएससी प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे, क्लोज टेस्ट पैराजंबल का बैच मिलेगा। बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर हैं, लेकिन ये डिजिटल बोर्ड पर नहीं है। ठीक है, तो आज का एडिटोरियल स्टार्ट करें उससे पहले देखते हैं आज की वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी में देखिए आप, सबसे पहले विसरल एक शब्द है। विसरल का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो एक एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है डीप रूटेड, जो काफ़ी गहरे तरीके से स्थापित है उसे कह सकते हैं। आप इसे इनग्रेन्ड कह सकते हैं, इसे आप इमोशनल भी कह सकते हैं। जो भावनात्मक स्तर पे हो, इंटेलेक्चुअल लेवल पे नहीं हो, वो भी विसरल है। ठीक है, तो ये विसरल का मतलब है। दूसरा है डियरली, ये एक एडवर्ब है, और डियरली का मतलब होता है वेरी मच, अत्यधिक, काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तीसरा शब्द रिबाउंड है। रिबाउंड वर्ब है, इसका मतलब होता है बाउंस बैक या फिर रिकवर। भी कोई प्राइसेस है मान लीजिए, या फिर इकोनॉमी है वो गिर रही है, और वापस से अगर वो बाउंस बैक करती है तो उसे कहते हैं रिबाउंड। ठीक है, वापस से रिकवर करती है तो उसे कहेंगे रिबाउंड। अंडरगर्ड वर्ब है, इसका मतलब होता है सपोर्ट, सहारा देना, या आप इसे कह सकते हो बोल्स्टर। ठीक है, समर्थन करना, सहारा देना। प्रिसिपिटेट का मतलब होता है, प्रिसिपिटेट का पार्ट ऑफ स्पीच है वो वर्ब है, और इसके लिए आप कह सकते हो कोज या राइज, मतलब गिव राइज टू या ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट कह दीजिए। किसी चीज के होने का कारण बनना, ये प्रिसिपिटेट का मतलब है। स्ट्रेन नाउन है, इसका मतलब डिफिकल्टी कह सकते हो, दबाव कह सकते हो, प्रेशर। और एक वर्ड है स्टाक, ये एडजेक्टिव है। एलवाई जोड़ोगे तो एडवर्ब बन जाएगा। इसका मतलब क्लियर है या ऑब्वियस है, स्पष्ट को बोलते हैं स्टाक। तो ये तो जो 7 वर्ड्स मैंने बताए हैं वो हैं, और बाकी काफ़ी सारे वर्ड्स मिलेंगे आज के एडिटोरियल में। इकोनॉमी बेस्ड आर्टिकल है तो निश्चित रूप से बहुत ही इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इस तरह के आर्टिकल्स बैंकिंग एस्पिरेंट्स को तो ज़रूर पढ़ने ही चाहिए, क्योंकि ऐसे ही आर्टिकल्स आपके एग्जाम्स में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पूछ लिए जाते हैं। कई बार तो एज इट इज़ उठकर ही आ जाता है, अखबार की कोई एक्सट्रैक्ट है वो दे दिया जाता है, वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये तो पढ़ना ही चाहिए आपको। वर्युलेंस एंड वेरिएंस नाम से आज का एडिटोरियल है। वर्युलेंस का मतलब क्या होता है? वर्युलेंस का मतलब है डेडफुलनेस, मीन्स घातकता या हार्मफुलनेस। ठीक है, मतलब हानिकारक होने की जो स्थिति है उसको बोलते हैं वर्युलेंस। वेरिएंस का मतलब विविधता या भिन्नता। तो ये इकोनॉमी को लेकर है कि जो सेकेंड वेव आई थी कोविड की, वो कितनी वर्युलेंस, कितना मतलब वर्युलेंट थी, क्या उसकी घातकता रही, क्या उसका हार्म रहा, है ना। और दूसरी बात वेरिएंस, और क्या उसने भिन्नताएं ला दी। मतलब जो एस्टीमेट लगा के रखा था भारत ने कि भी इकोनॉमी इस स्तर पे पहुंचेगी, तो वो इकोनॉमी उस स्तर पहुंची कि नहीं पहुंची। तो आईएमएफ का क्या वहां पे अनुमान रहा, मीन्स आईएमएफ ने किस तरीके से इसको देखा, क्या वहां पे वेरिएंस लेकर आई ये कोविड जो पेंडेमिक है, और किस प्रकार की वर्युलेंस ये रखती थी, इसको लेकर ये आर्टिकल लिखा गया है। जो भी नए स्टूडेंट हैं उनको बता दूं आपको कि देखो, ये जो एडिटोरियल कोई भी पढ़ते हैं हम लोग एडिटोरियल, तो उसमें अंडरलाइंड पार्ट आपको जो दिखता है वो सारे सब्जेक्ट हैं। एक कोशिश है ये बताने की कि सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट तो आपको आना ही आना चाहिए। जो भी आपको डिफिकल्ट वर्ड्स मिलते हैं वो इस बॉक्स में मिल जाएंगे, अलग से लिख कर बता दूंगा, और वैसे अलग से हाईलाइट किए हुए हैं। ठीक है, ग्रामर के कॉन्सेप्ट होंगे वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो एक एडिटोरियल से न जाने कितनी सारी चीज़ें हम सीखते हैं। बस आपको ज़रूरत है कि आप जितनी जैसे भी मैं पढ़ाता हूँ वो सब चीज़ों को आप रेगुलर बेसिस पर और एंड तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें, पेन और नोटबुक लेकर बैठें। और आपकी तरफ से एक उम्मीद रखता हूँ हमेशा कि एक लाइक और एक शेयर ज़रूर आप करके जाएंगे। इस तरीके से हम लोग आपसी सहयोग से काफ़ी आगे तक ले जाएंगे इंग्लिश को। और डेफिनेटली जो काफ़ी दिनों से बने हुए हैं चैनल पर, उनको पता है कि इंग्लिश का स्तर उनका क्या हो चुका है।
तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। द IMF's लेटेस्ट अपडेट। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, उसका जो लेटेस्ट अपडेट है उसने जो हाल ही में अपडेट दिया है, और अपडेट किस चीज को लेकर है, इट्स वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था के प्रति जो दृष्टिकोण है, आउटलुक का दृष्टिकोण होता है, नजरिया होता है, स्टैंड पॉइंट होता है, व्यू पॉइंट होता है ना। तो IMF का जो लेटेस्ट अपडेट है, और अपडेट किस चीज का अपडेट दिया है, अपना मतलब अपना किसका, IMF का। इट्स अ पॉजिटिव एडजेक्टिव IMF के लिए। तो IMF का जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, वैश्विक आर्थिक जो दृष्टिकोण है, उसमें जो अपडेट इसने किया है, वो अपडेट स्पॉटलाइट करता है। व्हाट डज इट मीन? स्पॉटलाइट मीन्स हाईलाइट करना, पॉइंट टू, ड्रॉ अटेंशन टू, ध्यान आकर्षित करने को बोलते हैं स्पॉटलाइट। तो ये अपडेट ध्यान आकर्षित करता है किस तरफ? द स्टार्कली वाइडनिंग वेरिएंस। स्टार्कली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, वाइडनिंग का मतलब बहुत बड़े स्तर पर, वेरिएंस का मतलब विविधता या भिन्नता, इन द ग्लोबल रिकवरी मतलब वैश्विक जो रिकवरी हुई है, किससे? इकोनॉमिक स्ट्रेन से। स्ट्रेन का डिफिकल्टी को बोलते हैं, स्ट्रेन का प्रेशर को बोलते हैं। तो जो आर्थिक परेशानियां आई उससे जो ग्लोबल रिकवरी हुई, उसमें जो वाइडनिंग वेरिएंस है स्पष्ट रूप से उसको हाईलाइट करता है। और ये स्ट्रेन, इकोनॉमिक स्ट्रेन कौन लेकर आया? ये किसके द्वारा कोज्ड था? पेंडेमिक के द्वारा, वैश्विक महामारी के द्वारा, कोविड के द्वारा। ठीक है, तो IMF का लेटेस्ट अपडेट सब्जेक्ट है इसकी वर्ब स्पॉटलाइट से, अपडेट सिंगुलर है, इस कारण से वर्ब भी सिंगुलर है। ठीक है, नहीं पता हो तो बता दूं कि वर्ब में एस और एस जोड़ने से वर्ब सिंगुलर बनती है। स्टार्कली है वो एडवर्ब है, और ये विशेषता बता रहा है वाइडनिंग की। वेरिएंस यहाँ पे नाउन है, वाइडनिंग एडजेक्टिव है, तो स्टार्कली यहाँ पे एडवर्ब हुआ। इकोनॉमिक स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब देख लिया डिफिकल्टी या प्रेशर है। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा है कि IMF ने जो अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है उसमें जो लेटेस्ट अपडेट किया है, वो स्पॉटलाइट करता है, वो ध्यान आकर्षित करता है, वो फोकस करता है किस ओर? कि जो ये स्पष्ट रूप से बड़ा होता हुआ जो गैप आ रहा है, वेरिएंस आ रहा है, भिन्नता आ रही है, किस में? ग्लोबल रिकवरी में। मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड एक तरह से रिकवरी नहीं हो रही है। ठीक है, भारत की रिकवरी की बात करें तो बहुत कम, और आने वाले टाइम पर भी बताएगा आगे कि भारत की रिकवरी कम होने के का अनुमान है, कारण कि यहाँ पे वैक्सीनेशन उस स्तर पे नहीं चल रहा है, वैक्सीनेशन बहुत कम हुआ है ना। तो इस कारण से हो सकता है कि आगे की जो लहरें आए, आगे की जो कोविड वेव्स आएँ, वो भारत को और प्रभावित करें। इस कारण से इकोनॉमिक रिकवरी जो है फिलहाल भारत की वैसी दिखाई नहीं दे रही है। तो वेरिएंस का मतलब यहाँ पे यही है कि पूरे वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक रिकवरी जो है वो अलग अलग स्तर पर हुई है। जब ब्रिटेन में बहुत अच्छी रिकवरी देखने के संकेत मिल सकते हैं, अमेरिका में अच्छे संकेत, क्योंकि उन्होंने वैक्सीनेशन काफ़ी तेज़ गति से करवाया है। ठीक है, तो ये सब चीजें इसके अंदर दे रखी है। तो IMF का लेटेस्ट अपडेट किस में? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में। वो स्पॉटलाइट करता है, वो चिन्हित करता है, वो ध्यान आकर्षित करता है किस ओर? स्पष्ट रूप से बड़े होते हुए विविधता की ओर, भिन्नता की ओर, किस में? ग्लोबल रिकवरी में। और रिकवरी किससे हुई है? रिकवरी जो आर्थिक परेशानी थी उससे, और ये आर्थिक परेशानी किसने पैदा करी? इस पेंडेमिक ने पैदा की। ठीक है, आगे देखते हैं। एंड द प्राइमरी फॉल्ट लाइन, फॉल्ट लाइन का मतलब दरार होता है, फिशर, रिफ्ट, और वैसे डिफिकल्टी, तो यहां पे डिफिकल्टी पढ़कर चलें तो जो प्राथमिक परेशानी है, प्रिसिपिटेटिंग, प्रिसिपिटेट का मतलब कोज, ब्रिंग अबाउट, गिव राइज टू, कारण बनना है। तो प्राथमिक परेशानी, प्रिसिपिटेटिंग डाइवर्जेंस, और जिसके कारण क्या हो रहा है, इस परेशानी के कारण क्या हो रहा है? डाइवर्जेंस हो रहा है। डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है? बांट देना। डाइवर्जेंस का मतलब दो भागों में बांट देना कह सकते हो आप। वर्ल्ड्स इकोनॉमीज मतलब वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को इनटू टू ब्लॉक्स, ब्लॉक्स का मतलब ग्रुप है, गुट है, दो गुट के अंदर, दो समूह के अंदर बांटता है। कौन कौन से दो समूह हैं? एक तो उन लोगों का समूह है, उन देशों का समूह है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है तो संबंध इससे है, आर नॉर्मलाइजिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द कोविड-19 इंड्यूस्ड कर्व्स। इंड्यूस का मतलब होता है कोज्ड, वैसे इंड्यूस का मतलब प्रेरित करना है, यहाँ पे कोज्ड पढ़िएगा। कर्व का मतलब रेस्ट्रिक्शन होता है, नियंत्रण को बोलते हैं। कर्व का मतलब रेस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा है कि एक तरफ तो वो देश हैं जो नॉर्मलाइज कर रहे हैं एक्टिविटीज को, जो एक्टिविटीज बंद पड़ी थी लॉकडाउन के चलते उनको नॉर्मलाइज कर रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम द कोविड-19 इंड्यूस्ड कर्व्स, और नॉर्मलाइज कहां से कर रहे हैं कि कोविड-19 के कारण जो प्रतिबंध लगाए गए थे उनको नॉर्मलाइज कर रहे हैं। कुछ देश तो ऐसे हैं, एंड दोज, और कुछ देश ऐसे हैं दैट आर स्टिल स्ट्रगलिंग, जो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। कुछ देशों में तो लहरें जा चुकी हैं, कह सकते हो, नॉर्मल हो रहा है स्तर, वैक्सीनेशन काफी तेज गति से हो रखा है, इसलिए उन्होंने अपने सारे एक्टिविटीज को ओपन कर दिया है। कुछ देश तो ऐसे हैं, और कुछ देश ऐसे भी जूझ रहे हैं इस परेशानी से, तो वो ओपन नहीं कर पा रहे हैं एक्टिविटीज को।
तो ये जो फॉल्ट लाइन है ना, इसकी वर्ब इज है इज वैक्सीन एक्सेस। मतलब फॉल्ट लाइन जो प्राथमिक परेशानी है, वो परेशानी कौन सी है? वो परेशानी ये है कि वैक्सीन एक्सेस, कि कुछ देशों का तो वैक्सीन पर एक्सेस है, उनको वैक्सीन मिली है, उन्होंने वैक्सीन लगाई है, वहां की जनता को वैक्सीन एक्सेस मिला है। एंड द पेस का मतलब गति ऑफ वैक्सीनेशन कवरेज, और गति कि भी वैक्सीनेशन किस गति से हो रहा है, ये एक प्राथमिक परेशानी है। ये विश्व के अर्थव्यवस्थाओं को दो धड़ों में डिवाइड कर रही है। समझ में आ गया होगा? तो प्राइमरी फॉल्ट लाइन जो कि पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को दो धड़ों में विभाजित कर रही है। एक तरफ वो देश हैं जो कोविड-19 के कारण जो प्रतिबंध लगाए थे उनसे मतलब अब नॉर्मलाइज कर रहे हैं एक्टिविटीज को, प्रतिबंध हटा रहे हैं। कुछ देश ऐसे हैं जो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। और ये प्राथमिक परेशानी कौन सी है वो समझाया यहाँ पे, वो है वैक्सीन एक्सेस और पेस ऑफ वैक्सीनेशन कवरेज, कि किस गति से वैक्सीनेशन हो रहा है। वो यहाँ पे एक कह रहे हो कि ये डाइवर्जेंस का जो कारण है वो ये है कि भाई किस गति से, जहाँ गति अधिक है वैक्सीनेशन की वहाँ पे एक्टिविटी नॉर्मलाइज हो चली है, और किस तरीके से वहाँ पे वैक्सीन एक्सेस हो रहा है। कुछ देश ऐसे जहाँ पे वैक्सीन का एक्सेस नहीं है तो वहाँ पे वो नॉर्मलाइज नहीं कर पा रहे हैं एक्टिविटीज़ को, जहाँ पर वैक्सीन एक्सेस हुआ है वहाँ पे नॉर्मलाइज कर पा रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। 3 months सिंस इट्स अप्रैल फोरकास्ट। फोरकास्ट का मतलब अनुमान है, और ये नाउन है यहाँ पे क्योंकि इट्स दे रखा है, पजेसिव एडजेक्टिव नाउन ही आता है। तो 3 months 3 महीने कब से? जब से अपना अप्रैल का फोरकास्ट इसने दिया। आईएमएफ की बात कर रहा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जो अप्रैल का पूर्वानुमान दिया था, उसके बाद 3 महीने हो गए, मई, जून और जुलाई है ना, जुलाई चल 29 जुलाई जैसे आज है। तो इन 3 महीनों के बाद द आईएमएफ प्रोजेक्ट्स, आईएमएफ का अनुमान है, प्रोजेक्ट का मतलब गैस करना, अनुमान लगाना, द ग्लोबल इकोनॉमी की जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है वो फैलेगी, और किस दर पर? एट एन अनचेंज्ड पेस ऑफ 6% दिस ईयर, कि इस साल अपरिवर्तित गति रहेगी फैलने की 6%। ठीक है, तो अनचेंज्ड पेस रहेगा, अपरिवर्तित गति रहेगी। पेस नाउन है, अनचेंज्ड एडजेक्टिव है, और गति क्या रहेगी? 6% की। ठीक, तो कह रहा है कि अप्रैल फोरकास्ट जो है ना, उसके 3 महीने के बाद में आईएमएफ का ये मानना है, आईएमएफ का ये अनुमान है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था फैलेगी किस गति से? 6% की गति से। और ये अनचेंज रखा है इसने, कोई इसमें फेरबदल नहीं किया है। बट लेकिन इट सीज, इट किसके लिए है? इट यहां पे आ रहा है फिर से आईएमएफ के लिए। प्रोनाउन है, आईएमएफ नाउन था, नाउन के स्थान पे प्रोनाउन होता है। तो आईएमएफ देखता है द वर्ल्ड्स एडवांस्ड इकोनॉमीज, विश्व की वो अर्थव्यवस्थाएं जो एडवांस हैं, ठीक है, अग्रणी अर्थव्यवस्थाएं हैं, रजिस्टरिंग फास्टर ग्रोथ, वो यहां पे रजिस्टर कर रही हैं, दिखा रही हैं, रिकॉर्ड कर रही हैं अधिक तेज गति से वृद्धि किसकी अपेक्षा? देन फोरकास्ट अर्लियर, जो इन्होंने पहले पूर्वानुमान दिया था उससे तेज गति से यहां पे ग्रोथ हो रही है। वाइल, जबकि इमर्जिंग मार्केट्स एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज, ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जहां पे बाजार उभरते बाजार हैं, इमर्जिंग मतलब उभरते हुए, डेवलपिंग विकासशील है जैसे भारत जैसे देश हैं, आर एक्सपेक्टेड, उनसे ऐसी आशा की जाती है, पैसिव वही सही है, टू पोस्ट एप्रिशिएबली स्लोअर रिकवरीज, कि उनसे ऐसा लग रहा है, अनुमान ये है कि वो दिखाएंगे, पोस्ट का मतलब यहां पे एक प्रकार से शो करेंगे, क्या? एप्रिशिएबली, काफी ज्यादा, एप्रिशिएबली मतलब कंसिडरेबली, सब्सटेंशियली एडवर्ब है, स्लोअर रिकवरीज मतलब इनकी अपेक्षा इनकी रिकवरी धीमी रहेगी। ठीक है, फिर समझना। लेकिन इट आ रहा है आईएमएफ के लिए, आईएमएफ देखता है, इट की वर्ब सीज है कि विश्व की जो अग्रणी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो तो क्या कर रही हैं, वो तो जो इन्होंने फोरकास्ट दिया था उससे तेज गति से इनमें रिकवरी हो रही है, जबकि इमर्जिंग मार्केट्स और डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं उनसे ऐसी एक्सपेक्टेशन है, उनसे ऐसी आशा की जाती है कि वो इनकी अपेक्षा काफी धीमी गति से रिकवरी यहां पे इनको देखने को मिलेगी। क्लियर है? आगे देखिए। द आईएमएफ प्रोजेक्ट्स एडवांस्ड इकोनॉमीज, आईएमएफ का अनुमान है कि जो एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, अग्रणी अर्थव्यवस्थाएं हैं, टू ग्रो, वो यहां बढ़ेंगी, कितनी? बाई 5.6% इन 2021, वो बढ़ेंगी 5.6% तक, किसमें? 2021 में। तो आईएमएफ का प्रोजेक्शन ये है, आईएमएफ का अनुमान ये है कि एडवांस्ड इकोनॉमी जो हैं वो 5.6% दर से बढ़ेंगी 2021 में, और ये कह रहा है कि ये 0.5% क्विकर है, ये कहीं ज्यादा बताया है इसने, तेज गति से बताया है, किसकी अपेक्षा? जो अप्रैल में फोरकास्ट दिया था, अप्रैल में जो पूर्वानुमान था उसकी अपेक्षा। अप्रैल में कहा था
कि 5.1% की दर से बढ़ेगी, लेकिन 0.5% अधिक बता दिया इसने इस बार। और इस बार इसने कहा है कि भी 5.6% की दर से बढ़ेगी। एडवांस्ड इकोनॉमीज की बात है। अंडरगर्ड का सपोर्ट करना था, बॉल्स्टर करना था, है ना, सपोर्ट करते हुए। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है यहाँ पे। याद रखिए किसी भी सेंटेंस में अगर आप आईएनजी से स्टार्ट मिलता है आपको, इसका मतलब आप ये मान के चलें कि वहाँ पे दो ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो वो आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल है या फिर वो जेरेंड के रूप में है। जेरेंड अगर होगा तो निश्चित रूप से उसको देखकर हम क्या लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे। अगर वो जेरेंड नहीं है तो वो पार्टिसिपल है, तो यहाँ पे पार्टिसिपल है। तो अंडरगर्डिंग दिस एंटिसिपेटेड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब गति, है ना। एंटिसिपेटेड एडजेक्टिव है, इसका मतलब पूर्व अनुमानित। तो इस पूर्व अनुमानित गति को मजबूत करते हुए, सपोर्ट करते हुए इसका द यूएस इकोनॉमी इज सीन, यूएस अर्थव्यवस्था को ऐसे देखा जाता है कि एक्सपेंडिंग, कि वो बढ़ रही है। एक्सपेंड का मतलब बढ़ रही है बाई 7%, वो 7% दर से बढ़ रही है। और इसके बारे में बताया है कि ये 7% जो है ना, ये 0.6 परसेंटेज पॉइंट का अपग्रेड है, थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। ऑन द बैक ऑफ मतलब किस आधार पर बढ़ रही है। ऑन द बैक ऑफ को आप लिख सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ, आप चाहें तो ऑन द बैक ऑफ को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब इस आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है। किस आधार पे बढ़ रही है। एन एक्सपेंसिव वैक्सीनेशन रोल आउट, एक्सपेंसिव मतलब विस्तृत। देखो ई आता है इसमें एक्सपेंसिव में, तो खर्चीला होता, महंगा होता। ये ए आ रहा है तो ये वो एक्सपेंडिंग बना हुआ है ना, ये उससे संबंधित है, विस्तृत। वैक्सीन रोल आउट, रोल आउट का मतलब लॉन्च करना या जारी करना, इंट्रोड्यूस करना। तो इस आधार पर कि इन्होंने बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन करवाया है। दैट हैज हेल्प्ड, और इस वैक्सीन रोल आउट के लिए कहा है कि इस वैक्सीन रोल आउट ने हेल्प की है किस चीज में, इनेबल सब्सटेंशियल नॉर्मलाइजेशन इन एक्टिविटी। सब्सटेंशियल का मतलब काफी ज्यादा, कंसिडरेबल, ये हो गया सामान्य होना किसी चीज का एक्टिविटी में। इनेबल समर्थ करना, ठीक है। हेल्प के बाद में जब वर्ब लगाते हो तो सीधा आप V0 भी लगा सकते हो, और चाहे तो 2 + V0, यहां 2 इनेबल करते तो भी गलत नहीं होता, इनेबल किया है तो भी गलत नहीं है। ज्यादा प्रचलन में है चीज वो है V0, सीधा बेस फॉर्म लगाते हैं तो ये V0 लगा रखा है। तो इस बड़े स्तर पर जो वैक्सीन रोल आउट हुआ है ना, इसने क्या सहायता की है कि भाई बड़े स्तर पर एक्टिविटी में नॉर्मलाइजेशन हो पाया है ना। एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ एडिशनल फिस्कल सपोर्ट, और यहां पे एक्सपेक्टेशन आ गई है, ऐसी आशा लगा सकते हो आप कि अतिरिक्त फिस्कल सपोर्ट यहां पे मिलेगा, अतिरिक्त वित्तीय सहायता इसमें मिलेगी। फिर समझना, अंडरगर्डिंग मतलब सपोर्ट करते हुए इस पूर्व अनुमानित गति को, ठीक है। पहले से लग रहा था कि ये गति होगी, एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा इसमें, मतलब क्या कह सकते हो, इसका पेस बढ़ेगा, ये पहले से था। इसको सपोर्ट करते हुए यूएस इकोनॉमी को देखा गया है, ये पैसिव वॉइस है, इज सीन, कि भाई ये यूएस इकोनॉमी जो है वो 7% की दर से एक्सपेंड हो रही है, और ये 0.6% अधिक है, ठीक है। किस आधार पे हो रही है, क्योंकि यहाँ पे वैक्सीन रोल आउट जो है काफी बड़े स्तर पे किया गया, वैक्सीनेशन बड़े स्तर पे किया गया, ठीक है। और इस वैक्सीन कवरेज जो काफी ज्यादा रहा, इसने ही सहायता की है कि बड़े स्तर पर यहाँ पे एक्टिविटी को नॉर्मलाइज किया जा सका। और यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस हुई हैं किसकी, एडिशनल फिस्कल सपोर्ट की, ठीक है। इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज, तो विकासशील अर्थव्यवस्थाएं और इमर्जिंग मार्केट, ऐसे मार्केट जो उभरते हुए बाजार हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, आर सीन, ये तो अमेरिका का एग्जांपल दिया कि यूएस की इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी, जबकि बात करें अगर दूसरी तरफ ग्रोइंग जो इकोनॉमीज हैं या फिर डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, वो उनको देखा गया है एक्सपेंडिंग बाय 6.3%, ये 6.3% की दर से बढ़ेगी। ये 7%, ये 6.3%। ये तो अनुमान था, वो 0.6% अधिक अपग्रेड हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। ये जो बता रखा है ना, ये 0.4 परसेंटेज पॉइंट की कमी है, ये धीमी गति से है। जैसा कि प्रोजेक्ट किया गया था, जैसा कि अनुमान लगाया गया था अप्रैल में, उससे कम गति से बढ़ेगी, उसमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा। इंडिया इज सीन एज द लार्जेस्ट ड्रैग, ड्रैग का वैसे अगर वर्ब के रूप में लोगे तो घसीटना होता है। ड्रैग का मतलब हिंड्रेंस भी होता है, रुकावट भी होती है। यहां पे इसका मतलब कह सकते हो पिछड़ना, है ना, पिछड़ना। तो यहां पे कह रहा है कि भारत को देखा गया है कि सबसे अधिक पिछड़ेगा कौन, भारत, ठीक है। सबसे अधिक पीछे कौन रहने वाला है, भारत। विद द फंड कटिंग,
किस कारण से? इस चीज के साथ ये फंड, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के लिए है कि जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है, कटिंग इट्स ग्रोथ फोरकास्ट, वो अपनी जो वृद्धि का पूर्वानुमान था भारत को लेकर, वो उसने कट कर दिया है। फॉर साउथ एशियाज लार्जेस्ट इकोनॉमी, ये साउथ एशियाज लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत के लिए कहा गया है। दक्षिणी एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है, और भारत के लिए जो इसने ग्रोथ का फोरकास्ट बताया था ना, उसमें इसने कटौती की है कितनी? 3 परसेंटेज पॉइंट्स की, और कहा है कि 9.5% की दर से ये बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? भारत को देखा गया है कि लार्जेस्ट ड्रैग, मतलब सबसे ज्यादा रुकावट भारत के मार्ग में आने वाली है, सबसे अधिक धीमी गति से भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। इस चीज के साथ कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जो भारत के लिए जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है साउथ एशिया की, उसके लिए जो एक ग्रोथ फोरकास्ट लगाया था, उसमें कटौती की है इसने कहा है कि 9.5% से बढ़ेगी। 3 परसेंटेज पॉइंट की कटौती करने के बाद है, उससे पहले इसने कहा था 9.8 रहेगी। ठीक है। साइटिंग, ये है हवाला देते हुए, किसी चीज का रेफरेंस देते हुए, रेफरेंस के लिए आता है। द इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब प्रभाव, इम्पैक्ट का इफेक्ट से आप रिप्लेस कर सकते हो, इम्पैक्ट नाउन है क्योंकि द लगा रखा है, डिटरमिनेटिव वाला नाउन आता है। तो हवाला देते हुए किस चीज का? सीवियर सेकंड वेव, सेकंड वेव दूसरी लहर जो कोविड की थी, और सीवियर का मतलब इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी, इसकी संक्रमण दर बहुत ज्यादा थी, इसलिए सीवियर लगाया। तो इस चीज का हवाला देते हुए कि सीवियर सेकंड वेव का प्रभाव, और दूसरा एक्सपेक्टेड स्लो रिकवरी इन कॉन्फिडेंस, दूसरा कॉन्फिडेंस में स्लो रिकवरी का होना, विश्वास जो है बढ़ना है चाहिए मार्केट में, उसमें रिकवरी स्लो हो रही है। इन दोनों का हवाला देते हुए एक तरफ इसने कहा कि भाई सेकेंड वेव काफी सीवियर थी, उसका प्रभाव भी है। दूसरा, मार्केट में जो कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस का मतलब एक इन्वेस्टर के मन में कॉन्फिडेंस हो कि भाई मैं पैसा निवेश कर सकता हूं, मार्केट में पैसा आएगा। एक वही अगर डर जाए कि पैसा मेरा डूब जाएगा तो पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा, तो कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए, वो कॉन्फिडेंस है। और दूसरा, जैसा कि आशा की गई थी वैसे स्लो रिकवरी जो रही कॉन्फिडेंस में, इनको कारण के रूप में लेते हुए कि एक रीजन है फॉर इट्स डाउनग्रेड, इसके डाउनग्रेड के लिए, किसके लिए? भारत के इकोनॉमी के डाउनग्रेड, पतन के लिए। अपग्रेड मतलब इसका ऑपोजिट होता है, डाउनग्रेड पतन होता है। द IMF हैज वार्न्ड, तो इस प्रकार से IMF ने चेतावनी दी है दैट कंट्रीज लैगिंग इन वैक्सीनेशन, कि देश जो कि पिछड़ रहे हैं, लैग का मतलब क्या है? फॉल बिहाइंड, लिख लो, फॉल बिहाइंड, पिछड़ना, कि वो देश जो पिछड़ रहे हैं किसमें? वैक्सीनेशन में, टीकाकरण में। सच एज, उदाहरण के लिए, ये एक एग्जाम्पल देने के लिए काम आता है, जैसे कि भारत है और इंडोनेशिया है, ये देश वुड सफर, ये यहां पे सफर करेंगे, इनको मतलब प्रताड़ित होना पड़ेगा, इनको मुश्किलें झेलनी पड़ेगी। किस चीज का? द मोस्ट, सबसे ज्यादा प्रताड़ित ये होंगे किसमें? जो G20 इकोनॉमीज हैं उनमें। ठीक है। इन द इवेंट ऑफ द इमरजेंस ऑफ ए सुपर कंटेजियस वायरस वेरिएंट, कब? अगर यह घटित होता है, क्या मतलब? इस घटना के होने पर, क्या घटना घटे? इमरजेंस हो, इमरजेंस, इमर्ज होने का प्रोसेस नाउन हो गया। सुपर कंटेजियस, काफी ज्यादा संक्रामक वायरस का कोई वेरिएंट आ गया अगर मान लो, ठीक है, अगर बहुत ज्यादा सुपर कंटेजियस, कंटेजियस संक्रामक होता है, और ये काफी ज्यादा संक्रामक अगर वायरस का कोई वेरिएंट आ गया, इमर्ज हो गया, तो उस कंडीशन में सबसे अधिक अगर कोई सफर होगी अर्थव्यवस्था, तो भारत और इंडोनेशिया से अर्थव्यवस्था सफर होगी, क्योंकि यहां पे वैक्सीनेशन में ये लोग पिछड़ रहे हैं। ठीक है, ये दे रखा है। विद जस्ट लिटिल ओवर 7% ऑफ द पॉपुलेशन फुल्ली वैक्सीनेटेड, अब कह रहा है कि इस चीज के साथ कि केवल 7% से थोड़ा सा अधिक यहां पे भारत की जनसंख्या पूरी तरीके से वैक्सीनेट हुई है। तो भारत की जनसंख्या जो वैक्सीनेट हुई है उसका प्रतिशत कितना है? 7% से थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, तो इंडिया सिग्निफिकेंटली लैग्स द एस्टिमेटेड ग्लोबल एवरेज, भारत जो है सिग्निफिकेंटली मतलब कंसिडरेबली, काफी ज्यादा, लैग्स मतलब पिछड़ा हुआ है, द एस्टिमेटेड ग्लोबल एवरेज, एस्टिमेट मतलब अप्रोक्सीमेटली, लगभग, अनुमानित, जो ग्लोबल एवरेज चल रहा है, पूरे विश्व भर का एवरेज देखें तो लगभग देशों ने 14% तक वैक्सीनेशन करवा लिया। भारत का तो बहुत कम है, 7% से थोड़ा सा अधिक है। जैसे ब्राजील का 18% है ना, एंड इज वे बिहाइंड, और काफी पीछे है, ये काफी पीछे है किससे? 50% और 55% कवरेज से। और ये अचीव किसने किया है? ये अचीव किया है यूएस और यूके ने रेस्पेक्टिवली, मतलब यूएस के अंदर 50% जनसंख्या को टीका लग गया और यूके के अंदर 55% को लग गया रेस्पेक्टिवली, का मतलब क्रमशः जो पहले आया वो पहले संबंधित है, तो इसका संबंध इससे और इसका संबंध इससे। बात समझ में आ गई? तो देखो, भारत में पूर्ण जनसंख्या को अगर टीके की बात करें
कि दोनों टीके लग गए हों तो वो एक जो मात्रा है प्रतिशत में वो है 7%, थोड़ा सा अधिक। तो भारत बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है एस्टिमेटेड ग्लोबल एवरेज से, और वो ग्लोबल एवरेज कितना 14%। ब्राजील ने भी 18% प्राप्त कर लिया और काफ़ी पीछे है भारत इन दो देशों से। ठीक है। द फंड वॉज इफ्यूजिव। इफ्यूजिव का मतलब वैसे इमोशनल भी कह सकते हो। इफ्यूजिव का मतलब जब आप अपनी भावनाओं को अनियंत्रित तरीके से पेश करो तो वो इफ्यूजिव हैं आप। इफ्यूजिव का अंडरस्टैंड या एक्सपेंसिव, काफ़ी ज़्यादा अनियंत्रित तरीके से। तो फंड जो है उसने काफ़ी मतलब कह सकते हो कि पूरे दिल से प्रशंसा की इन इट्स प्रेज फॉर इंडियाज डिसाइसिव एक्शन। भारत के निर्णायक जो एक्शन रहा, कार्य रहा इन जनवरी, जब भारत ने फोरकास्ट किया था 11.5% ग्रोथ फॉर द फिस्कल ईयर, है ना। जब इसने फोरकास्ट किया था कि 11.5% तक फिस्कल ईयर में, वित्त वर्ष में ग्रोथ रहेगी, एंडिंग इन मार्च 2022। ये वित्त वर्ष कौन सा है जो मार्च 2022 में कंप्लीट होगा उसमें। बिफोर, किससे पहले, रेजिंग दैट प्रोजेक्शन, इस प्रोजेक्शन को रेज करने से पहले, इस प्रोजेक्शन को बढ़ाने से पहले बढ़ा दिया। कितना कर दिया था, 12.5% तक कर दिया था अप्रैल में। कब, आफ्टर इकोनॉमी अपीयर टू रिबाउंड वेल, जब अर्थव्यवस्था ऐसा लग रही थी, अपीयर हो रही थी कि अर्थव्यवस्था रिबाउंड कर रही है, रिकवर कर रही है, बाउंस बैक कर रही है। वेल बहुत अच्छे तरीके से, वेल यहाँ पे एडवर्ब है, इन द जनवरी मार्च क्वार्टर। ठीक है। तो फंड जो है इसने भारत की प्रशंसा खुले दिल से की, है ना। किसके लिए, भारत के डिसाइसिव एक्शन के लिए, कि जनवरी में भारत ने निर्णायक जो कदम उठाए उसके लिए इन्होंने प्रशंसा काफ़ी अच्छे से की थी। उस समय ये इट IMF के लिए आ रहा है जब इसने 11.5% तक ग्रोथ का फोरकास्ट रखा था IMF ने वित्त वर्ष के लिए। वो वित्त वर्ष जो कि मार्च 2022 में एंड होने वाला है। किससे पहले, रेज करने से पहले। रेजिंग जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है वैसे, इसलिए यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट लग रहा है। इस प्रोजेक्शन को बढ़ाने से पहले अप्रैल में जाकर इसने कहा कि 12.5% रहेगी भारत की वृद्धि दर। कब, जब इकोनॉमी ऐसा लगी कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पे रिकवर कर रही है, बाउंस बैक कर रही है इस क्वार्टर में, इस तिमाही में। ठीक है। दैट इट हैज़ नाउ डाउनग्रेडेड, अब इसने डाउनग्रेड कर दिया है। इट यहाँ पे IMF के लिए है। इसने अब जाके डाउनग्रेड मतलब कम कर दिया है। किसको, अपने आउटलुक, अपना जो दृष्टिकोण है, अपना जो एक नजरिया है। सो सब्सटेंशियली, काफी ज्यादा। भाई कहां 12.5% और कहां 9.5% देखा हमने, काफी ज्यादा कम कर दिया है। तो इट की वर्ब तो हैज है, और ये जो पूरा क्लोज है इसके लिए दैट लग रहा है। दैट की वर्ब रिफ्लेक्ट्स है। तो ये चीज दिखाती है, रिफ्लेक्ट का मतलब शो करना, तो ये दिखाती है द एक्सटेंट, वो स्तर, टू विच, जिस स्तर तक द सेकेंड वेव हैज सीवियरली इंपेयर्ड मोमेंटम, जिस स्तर तक दूसरी लहर ने बहुत ही ज्यादा सीवियर तरीके से, इंपेयर का मतलब कमजोर कर देना, वीकन कर देना, इसने कमजोर कर दिया मोमेंटम मतलब गतिशीलता को। ठीक है। अब इसने डाउनग्रेड कर दिया अपने आउटलुक को और इतने बड़े स्तर पे किया है ना। तो ये चीज जो है ये दिखाती है कि किस स्तर तक सेकेंड वेव ने बुरी तरह प्रभावित किया है मोमेंटम को, कि भारत तेज गति से बढ़ रहा था, इकोनॉमी वापस से ट्रैक पर आने लग गई थी, वो सब डिरेल हो गया। विद इन्फ्लेशन लूमिंग, लूम का मतलब होता है होवर, मंडराना, होवर, इमर्ज, होवर कह सकते हो, इमर्ज कह सकते हो, अपीयर कह सकते हो। ठीक है। तो कह रहा है कि भाई विद इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन महंगाई, अब इस चीज के साथ कि महंगाई जो है वो मंडरा रही है एज ए विसरल थ्रेट, किस रूप में, एक ऐसे खतरे के रूप में जो कि बौद्धिक स्तर पर ना मानो लेकिन इमोशनल स्तर पर है। कहा था विसरल का मतलब इमोशनल होता है, इंटेलेक्चुअल नहीं होता। या फिर कहें कि डीप रूटेड है, तो डीप रूटेड खतरा है, अंदर तक मतलब कहें कि स्थापित है, ये खतरा तो होगा ही। तो इन्फ्लेशन जो है वो, महंगाई जो है वो मंडरा रही है इस खतरे के रूप में। ठीक है। डिमांड यट टू रीगेन ट्रैक्शन, ट्रैक्शन का मतलब वापस से पॉपुलैरिटी गेन करना। ठीक है। मांग जो क्षेत्र है, सप्लाई और डिमांड दो क्षेत्र होते हैं ना इकोनॉमी के, तो मांग क्षेत्र को अभी भी, यट टू मतलब अभी भी इसने प्राप्त नहीं किया है ट्रैक्शन, फिर से प्राप्त नहीं किया ट्रैक्शन, मतलब मांग फिर से बूम नहीं कर पाई है। पॉलिटिकल एपेटाइट इन गवर्नमेंट फॉर मोर फिस्कल सपोर्ट नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल ना के बराबर, जो राजनीतिक भूख है सरकार में किसके लिए कि अधिक वित्तीय सहयोग किया जाए, वो राजनीतिक भूख यहां नजर नहीं आ रही, ना के बराबर है। तो इन चीजों के साथ इंडियाज पॉलिसी मेकर्स, भारत के जो योजना निर्माता हैं,
उनके पास कोई ऑप्शन, लिटिल का मतलब नो, लिटिल के पहले जब ए या द नहीं हो तो नथिंग या नो के रूप में इसको लिया करो, नेग्लिजिबल के रूप में लिया करो। तो ये जो चीज है वो इनके पास ऑप्शन नहीं है। बट टू मतलब इसके अलावा, ये प्रेपोजिशन है, किसके अलावा, हैसन द वैक्सीन रोल आउट ऑन ए वार फुटिंग, युद्ध स्तर पर, कि युद्ध स्तर पर जो वैक्सीन का रोल आउट है वो उसमें जल्दीबाजी करे, मतलब काफी तेज गति से वैक्सीनेशन करे, यही एक मात्र ऑप्शन और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, फिर समझना कि भाई देखो ये कह रहा है कि इसने डाउनग्रेड कर दिया है अपने आउटलुक को, इतने बड़े स्तर पे किया है कि ये दिखाता है कि किस स्तर तक इसने मोमेंटम को प्रभावित किया, और कह रहा है कि इस चीज के साथ कि महंगाई जो है वो विसरल थ्रेट के रूप में, डीप रूटेड खतरे के रूप में मंडरा रही है, डिमांड अभी भी ऊंचाई नहीं छू रही है, पॉलिटिकल एपेटाइट ना के बराबर नजर आ रहा है गवर्नमेंट में अधिक वित्तीय सपोर्ट के लिए। तो इन चीजों के चलते भारत के जो योजना निर्माता है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है कि वैक्सीन कवरेज को युद्ध स्तर पर बढ़ाया जाए, काफी तेज गति से वैक्सीनेशन करवाया जाए। फेलियर टू एक्सपेडाइट, एक्सपेडाइट का मतलब होता है तेज कर देना, इसका मतलब है गति को तेज कर देना। फेलियर असफलता किस चीज में, टू एक्सपेडाइट द कवरेज, ये जो वैक्सीनेशन कवरेज है उसमें अगर आप उसको गति को तेज नहीं करते हैं, उसमें अगर आप असफल रहते हैं तो ये जो फेलियर है कुड कोस्ट द कंट्री डियरली, तो ये इसकी कीमत देश को बहुत ज्यादा चुकानी पड़ सकती है। डियरली का मतलब वेरी मच, तो इसकी कीमत देश को बहुत ज्यादा चुकानी पड़ सकती है अगर देश इसमें असफल रहा कि वैक्सीनेशन को तेज गति से नहीं कर पाया, तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा चुकानी पड़ सकती है। कुड यहाँ पे पॉसिबिलिटी के लिए आ रहा है। तो ये था दोस्तों आज के इस एडिटोरियल में। मिलेंगे कल शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। उससे पहले आप इसे जरूर से शेयर कर दें, एक लाइक जरूर करके जाएं। चलिए मिलते हैं कल शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।